हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। लास्ट वीक हमने INCHO 2024 का प्रॉब्लम करा था ऑर्गेनिक पर जो बेस्ड था, जिसका नाम था उमामी। ओके, द फिफ्थ टेस्ट। हमने इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, कुछ 9 पार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट टू आर JEE प्रिपरेशन। और इस साल जो कोर्स बदला है, जिसमें जो टॉपिक्स बहुत इजीली नेग्लेक्ट हो जाते हैं, वो टॉपिक्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कवर हैं। मतलब बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड आपको प्रोटीन्स, अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन इसको करते वक्त चाहिए। आपको फिर इसमें DNA RNA के बारे में थोड़ा, जो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कैसे क्या हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन भी इसमें चाहिए। तो जब मैं आपके साथ इन्हें डिस्कस कर रही हूँ, आपको साथ ही साथ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, जिस पर हम 2024 में क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, और फर्स्ट टाइम दीज टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन JEE एडवांस्ड। सो इस क्वेश्चन के थ्रू आई वांट कि मैं आपका उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों का रिविज़न करवा लूँ। ठीक, आइए तो हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको पार्ट 1 की जस्ट स्लाइड्स दिखाना चाहती हूँ, ताकि एक कनेक्टिविटी आपके दिमाग में आ जाए कि हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्या पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक, सो लेट्स गो टू फर्स्ट पार्ट के डिफरेंट स्लाइड्स। दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने सबसे पहले थ्योरी हमें बताई थी, ठीक, कि क्या होता है ये फिफ्थ टेस्ट, उमामी क्या है। देन यहाँ पर ये पूरा हमें सॉल्व करवाया था कि x और y दो चीज़ें बनी हैं। सॉल्व करके यहाँ हमने ऐसे x और y पूरे निकाले थे। यहाँ पर हमने सीखा था कि भाई आइसोइलेक्ट्रिक pH जो है वो कैसे फंक्शन करता है, और किन पॉइंट्स पर, मतलब डिफरेंट pH जो होंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड एग्जिस्ट करेगा। हमने यहाँ ज्विटर आयन का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज किया था। ठीक, और यहाँ जो X इन्होंने बनवाया है वो एक एसिडिक अमीनो एसिड है। तो हमने एसिडिक अमीनो एसिड्स को रिवाइज करते हुए कि उनका आइसोइलेक्ट्रिक pH क्या होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें हमने यहाँ इस जगह पढ़ी। ठीक, फिर यहाँ इन्होंने हमसे स्ट्रक्चर निकलवाए थे, और साथ में ये भी कहा था कि जो पर्टिकुलर उमामी टेस्ट है वो L आइसोमर, कैपिटल L। तो हमने पार्ट 1 में कैपिटल D और कैपिटल L भी रिवाइज किया था, क्योंकि हमसे पूछा था कि भाई L तो उमामी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ये D एनैंटियोमर का आप स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो ये हमने रिवाइज करा था कि इन केस ऑफ अमीनो एसिड्स व्हाट इज कैपिटल D एंड कैपिटल L। ये हमने इस पर्टिकुलर में रिवाइज किया। और यहीं से आगे बढ़ते हुए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें IUPAC का भी मौका मिला कि चलो उसे भी हम इसी क्वेश्चन में रिवाइज कर लें। और IUPAC आप देख ही रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर इन JEE एडवांस्ड IUPAC इज कमिंग, है ना, ये आ ही रहा है। तो दैट इज़ वाई दिस IUPAC का भी यहाँ रिविजन हुआ। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है बच्चों के लिए कि भाई फॉर्माइल कब करें, ऑक्सो का इस्तेमाल कब करें। तो हमने इस पर भी कुछ फ्यू मिनट्स का डिस्कशन किया है इन पार्ट 1। अगर आपको भी ऐसा कोई कन्फ्यूजन हुआ है या होता है तो प्लीज़ गो थ्रू अवर पार्ट 1 ऑफ द फिफ्थ टेस्ट उमामी। राइट, देन दिस वाज द पॉइंट कि आइसोइलेक्ट्रिक pH से अगर pH कम कर दें तो कैसा उसका एग्जिस्टेंस होगा, pH बढ़ा दें तो उसका कैसा एग्जिस्टेंस होगा। और ये जो 1.4 है, इस तरह के क्वेश्चंस तो आपने बहुत देखे हैं JEE एडवांस में, या आपने अपनी टेस्ट रेगुलर जो चल रहे होंगे इंस्टीट्यूट्स में, ये क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स रिलेटेड टू अमीनो एसिड्स, ये आपने देखे हैं। ठीक, आज हम इसके आगे ये जो पार्ट 2 है ये करने जा रहे हैं, और अब हम उसका पहला क्वेश्चन आज का 1.5 शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल राइट अवे। और हमारे इस चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से, या जूनियर्स से, जहाँ भी आप ठीक समझें,
इसे ज़रूर शेयर करें और हमारी आगे बढ़ने में मदद करें। वीडियो के एंड तक अगर आप हमारे साथ हैं और आपको इस वीडियो से जेन्युइनली हेल्प मिली है तो जाते जाते डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप द लाइक ऑन अ वीडियो, राइट? क्योंकि इसी सब चीज़ों की वजह से यू नो द यूट्यूब एल्गोरिथम, देन ओनली वी कुड ग्रो फर्दर। ओके, सो प्लीज़ डू दैट व्हेन यू लीव। अभी भी मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे व्यूअर्स, ऑलमोस्ट 35% of the viewers who come to our video are those who have not yet subscribed. So please subscribe to our channel अगर आप एक ऐसे व्यूअर हैं तो। ठीक, चलिए अब हमारा काम शुरू करते हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन सॉलिड एक्स मैंने आपको बता दिया, मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में इसको निकाला था, हमने इसे एनालाइज किया था। इसके बारे में बोल रहा है, वॉज हीटेड another compound M was obtained having a molecular mass which is less than that of X by 18 ग्राम। ये 18 ग्राम देखते ही इसका मीनिंग है कि वाटर इज रिमूव्ड। ओके, 44 हो तो CO2, 18 है तो इट इज़ वाटर। एक्वस सोल्यूशन ऑफ M is slightly alkaline, okay, which on warming does not give back X। ठीक, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ M। तो X अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है या हम इसमें एसिडिफाई भी कर सकते हैं, बट क्योंकि सॉलिड है तो आई विल प्रेफर द Zwitterion फॉर्मेट। अगर ये सॉलिड की बात कर रहा है तो हम X के Zwitterion फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। अब इस पर्टिकुलर X को देखिए, इस COOH से दिस NH3+ इज अल्फ़ा, लेकिन इस पर्टिकुलर कार्बोनिल से अगर मैं चलूँ का पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, 4 एंड दिस इज 5th, राइट? या मैं यूँ कहूँ कि अल्फ़ा बीटा गामा अमीनो एसिड पोजीशन है। जब इतनी डिस्टेंस, इतनी दूरी होती है, ओके, मैं इसे दोबारा से थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर बना के लिखना चाह रही हूँ। CH2 CH2 CH NH2 COOH, ये इक्विलिब्रियम में है। ओके, दीज टू आर इन इक्विलिब्रियम। अब जब हम इसे हीट करते हैं, इस स्ट्रक्चर को हीट करते हैं, तो व्हाट हैपन्स इज दैट दिस लूजेस अल्टीमेटली, यहाँ से वाटर चला जाएगा। ये H2 है ना, तो एक ही H रह जाएगा। इस पोजीशन से वाटर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक, और वाटर जब एलिमिनेट होगा तो स्ट्रक्चर क्या बना है ना, हमने यहाँ जो नंबरिंग करी है उसको मैं वापस फॉलो कर लूँ, 1 2 3 4 5। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर, O CH2 CH2 CH NH एंड ये COH यहाँ ऐसे ही रहा। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई आपने गामा वाला अमोनिया यूज़ करा, गामा पोजीशन से रिएक्शन कराई, अगर मैं इस COH के लिए बात करूं तो ये अल्फ़ा है। फॉर दिस COH इट इज़ अल्फ़ा एंड फॉर दिस COH इट इज़ गामा, है ना, दोनों के लिए अलग अलग है। ये ब्लू फॉर ब्लू, येलो फॉर येलो। तो ये जो गामा की जगह अगर हम अल्फ़ा का इस्तेमाल कर लेते तो क्या स्ट्रक्चर बनता? तो बेटा अल्फ़ा से जब हम रिएक्शन इस तरह की कराते हैं तो डाइमर बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, डायअमाइड बनता है, 6 मेंबर रिंग बनती है। लेकिन उसके बनते वक्त आपका टोटल जो मास होगा वो 2 times द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोनोमर -2 वाटर, यानी -36 होगा। तो ये जो डेटा है हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास विच इज़ लेस देन X by 18, ये मैच नहीं करेगा वहाँ पर, राइट? इसलिए हम इस अल्फ़ा का यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये हमारा M का स्ट्रक्चर हम देंगे एज आंसर। अब इसने कहा कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ M, अब इसका अगर इसने एक्वस सोल्यूशन बनाया, इज स्लाइटली अल्कलाइन विच ऑन वार्मिंग, स्लाइटली अल्कलाइन करेंगे तो ये CO माइनस हो जाएगा, है ना, और अगर आप उसे वार्म कर भी देंगे तो इट विल नॉट फॉर्म द X अगेन, बिकॉज अमाइड का इस तरह से हाइड्रोलिसिस
ये इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, ये वार्मिंग इन एसिडिक इन अल्कलाइन कंडीशन नहीं अचीव होगा। सो दिस इज अवर स्ट्रक्चर ऑफ M। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट डिटेल पहले इनने जो दी है इन्फॉर्मेशन वो पढ़ते हैं, क्या दे रहे हैं ज़रा थोड़ा बड़ा करूं। लेटर इन 1950s द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स X1 एंड X2 वर ऑल्सो फाउंड टू लेंड उमामी फ्लेवर। ये 1950s में आ गए हैं कि ये पता चला कि उमामी यानी जो मशरूम वगैरह का जो फ्लेवर आ रहा है वो सिर्फ हमारा जो एक्स स्ट्रक्चर है उससे नहीं आ रहा है, कुछ तो X1 X2 भी अवेलेबल हैं, इनसे भी आता है। नाउ द पॉइंट इज़ कि ये X1 X2 जो हैं ये कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड के कैटेगरी में आते हैं, है ना। टू विच X1 X2 बिलोंग इज और आर द mark X in the correct boxes। सो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि देखो ग्लाइकोसाइड की अगर बात करी जाए ये कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में आती है। ग्लाइकोसाइड जब दो मोनोसेक्राइड्स अपने लिंकेजेस उनमें से एक कौन सा होना चाहिए, उनका एनोमेरिक लिंकेज यूज़ होना चाहिए, तब जाकर आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइड्स की बात कर सकते हैं। हाँ, इस स्ट्रक्चर के अंदर देयर इज़ अ साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो 1 2 3 4 5, ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये आपका राइबोस शुगर की तरफ इंडिकेशन है। ठीक, ये राइबोस शुगर है और ये आप देख रहे हो। अब मैं इसको ये बोलूँ या ये भी इंक्लूड करूँ, क्योंकि वो तो वाटर गया है जहाँ से भी गया है। ये फॉस्फेट, यहाँ से फॉस्फेट लिंकेज जुड़ा हुआ है और ये जो ऊपर पार्ट जुड़ा हुआ है ये बना यहाँ से। ये आपको याद हो तो DNA RNA में कुछ 5 बेसिस डिफाइन किए गए हैं, उनको इस साइट से कनेक्शन दिया जाता है ऑन द शुगर। ठीक, तो ये तो 100% है कि न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड्स की बात करी है। पेप्टाइड्स ये नहीं हो सकते क्योंकि वो अमीनो एसिड के जुड़ने से बनता है, यहाँ कहीं है ही नहीं। फॉस्फोलिपिड्स दे आर नॉट लिपिड्स, वो अलग ही चीज़ होती हैं। अब X1 और X2 में हमें एक फाइनल क्लोजर करना है कि हम न्यूक्लियोसाइड टिक करके आएंगे या न्यूक्लियोटाइड। आइए इस चीज़ को रिवाइज कर लिया जाए। न्यूक्लिक एसिड्स के लिए जब पूछा जा रहा है तो न्यूक्लिक एसिड में आपको 3 कंपोनेंट्स दिखते हैं। ये देखिए, फॉस्फेट, शुगर और बेस। ठीक, सवाल है सबसे पहले ये शुगर कौन सी होती है, तो ये देखिए ये है आपकी बीटा डी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर है ये? बीटा डी राइबोज। याद रखिएगा 2 और 3 दोनों OH डाउन साइड पे डायरेक्टेड होते हैं। ठीक, ये RNA के अंदर यूज़ होगी, लेकिन DNA में डीऑक्सीराइबोज इस्तेमाल होती है। पोजीशन नंबर 2 से ऑक्सीजन चला गया, कंपेयर आप कर सकते हैं। अब कौन कौन से उसके अंदर बेस इस्तेमाल होते हैं? DNA कंटेन्स 4 बेसिस। ये 4 बेस आपको याद रखने हैं बेटा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक, तो DNA में कौन से यूज़ हो रहे हैं, हम उनके फर्स्ट लेटर लिखें, एडेनिन AG, साइटोसिन एंड थायमिन। तो AGCT दिस इज द न्यूमोनिक आप यूज़ कर सकते हैं फॉर DNA के अंदर बेस कौन से हैं। और जब RNA में बात करी जा रही है, RNA ऑल्सो कंटेन 4 बेसिस। द फर्स्ट 3 बेसिस आर सेम एज इन DNA बट द 4th इज यूरेसिल। 4th मतलब कौन सा रिप्लेस कर रहा है? ये T। तो अगर यही बात RNA के लिए है तो AGC तक सेम है, उसके बाद U है। तो अगर RNA में है तो इट इज़ जस्ट चेंज ऑफ T की जगह U इस्तेमाल होने लग जाएगा। नाउ इनके स्ट्रक्चर्स भी आप थोड़ा सा एक बार देख ही लें, यहाँ स्क्रीन पर बने हुए हैं। देखिए एडेनिन, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है ये ग्वानिन है। ठीक, अब ये जो ग्वानिन स्ट्रक्चर है इसमें आगे कैसे लिंकेज होगा यहाँ हम देखेंगे। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल ये सिंगल साइकिल हैं, एक मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, जबकि AG एडेनिन एंड ग्वानिन जो हैं ये बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर। तो हमें ये पता चला कि RNA क्या है, हमें ये पता चला कि
उनमें बेस कौन से हैं, डीएनए में क्या शुगर इस्तेमाल हो रही है। अब यहाँ पर आप आइए, स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड। जब आपको न्यूक्लियोसाइड है ना, न्यूक्लियोसाइड की बात करी जा रही है तो उसमें सिर्फ बेस और शुगर होगा। और बेस कौन सी पोजीशन से जुड़ेगा बेटा, पोजीशन नंबर 1 से। 1 से ही कंपल्सरीली उसे जुड़ना है, ये पोजीशन 1 से ही बेस जुड़ेगा, दैट इज़ अ रूल। ठीक, हमेशा, है ना। तो जो नाम है आप वो याद करें कि न्यूक्लियोसाइड जो है वो क्या है, दैट इज़ शुगर प्लस बेस, बस इतना ही है। और बेस कौन सी पोजीशन ऑफ शुगर पे कनेक्शन लेता है, 1 पर। जब ये यहाँ से कनेक्शन लेगा तो इट इज़ फिक्स्ड दैट ये ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन। ये देखिए, दिस 1 पर ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन। ठीक, ये यहाँ से ये नाइट्रोजन से ये कनेक्शन लेगा, ये नाइट्रोजन से कनेक्शन लेगा, इस तरीके से ये यहाँ बेस जुड़ेगा। अब जब न्यूक्लियोटाइड, ये तो था न्यूक्लियोसाइड, जब न्यूक्लियोटाइड की बात होती है तो वहाँ आपको फॉस्फोडाइएस्टर की भी तैयारी होती है। ये देखिए यहाँ पर फॉस्फेट लिंकेज भी आपका ऐड हो गया। Nucleotides are joined together by phosphodiester linkage between 5' and 3' carbon atoms of the pentose sugar. Okay, the formation of a typical dinucleotide is shown in the figure. Dinucleotide का आपको यहाँ पिक्चर में बताया गया। ये देखिए फॉस्फोरिक एसिड से एस्टर बनाई गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH था ना, ये अल्कोहल और फॉस्फोरिक एसिड एक एसिड है, तो एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर, तो ये फॉस्फोरिक एसिड एस्टर बनी। ये कौन सी पोजीशन पे बनती है, 5' पर। ठीक, हाँ, लेकिन याद रखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब आपने न्यूक्लियोटाइड्स की बात करी है तो आपको फॉस्फेट भी जुड़ा है ना। और फॉस्फेट ये हमने यहाँ पे देखा था कि बेस जो है वो पोजीशन 1' से जुड़ा है, फॉस्फेट जो है 5' से जुड़ेगा, फिर शुगर है और फिर बेस है। बेस का फिक्स है 1' से जुड़ना। अब जब एक न्यूक्लियोटाइड बन गया जिसमें फॉस्फेट भी है, शुगर भी है और बेस भी है, अब अगर ऐसे और दूसरे न्यूक्लियोटाइड से इसे जुड़ना है तो ये देखिए, ये फॉस्फेट यहाँ से जुड़ता चला जाता है और दे यूज पोजीशन नंबर 3 ऑफ द नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट कौन, न्यूक्लियोटाइड। देखिए 1 2 3, ये यहाँ से from this position they will form a linkage, ये बना phosphodiester linkage, so they get connection from 5' 3' carbon atoms और इस तरह से जुड़ता चला जाएगा। ये 3' end of the chain है जहाँ 3' is easily available और is not bonded further। तो न्यूक्लियोसाइड एक बार आप देख लें, न्यूक्लियोसाइड इज शुगर और बेस। न्यूक्लियोटाइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए ना, स एंड ट, साइड एस पहले आता है ना ABCD में, तो साइड इज शुगर एंड बेस। न्यूक्लियोटाइड जो बाद में आता है उसमें फॉस्फेट भी आएगा। ये देखिए स्पेलिंग एरर है, इसे करेक्ट कर लेते हैं, फॉस्फेट। अब आते हैं यहाँ, तो इस स्ट्रक्चर में आप देख ही रहे हैं फॉस्फेट है, शुगर है और बेस है, तो इट शुड बी न्यूक्लियोटाइड। दिस शुड बी आवर आंसर, है ना। इस स्ट्रक्चर में भी आप सेम बात देख रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोटाइड। ये ग्वानिन है, यहाँ पर ये NH2 नहीं है, ओके, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इज अदर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेनिंग सेम। ठीक, आते हैं अगले सवाल पर। द नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक पार्ट प्रेजेंट इन X1, ओके, इस तरह का है। ड्रॉ एनी वन टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर फॉर द हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर इन X1 शोन अबाव। हमें इस स्ट्रक्चर का टॉटोमर बनाना है, ओके। इस स्ट्रक्चर को एक बार मैं थोड़ा कॉपी बना लूँ। आई थिंक दिस इज अवर स्ट्रक्चर। अब आप देखिए ये पार्ट एरोमेटिक है ना, 1 2 3 4 5 6। ये पार्ट 1 2 3 4 5 6, यस इट इज एरोमेटिक, है ना। ये तो sp2 है। इसका जो टॉटोमर बनेगा, जो स्टेबलाइज स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, वो ये आना चाहिए, OH डबल बॉन्ड N double bond single bond NH2. So this should be a answer for 1.7 and this double bond should be as such. So now it is again
aromatic. Both are aromatic tautomer. Yes, there can be other tautomers, है ना. आप चाहे तो आप यहाँ से भी बना सकते थे. हाँ, हम ऐसे भी बना सकते हैं. That could have been the other answer, but that is not that stable, right? So एक पूरा जो बेंजीनॉइड क्लाउड बन रहा है ये बेटर है, ये स्टेबल है, इसलिए दिस शुड बी अ प्रिफर्ड आंसर. मैं ये जो दूसरा आंसर कह रही हूँ ना कि आप बना तो सकते ही थे, वो मैं ज़रूर आपकी स्क्रीन पर बना दूँ, क्योंकि कई बच्चों को सिर्फ बोलने से ये बात समझ नहीं आई होगी कि मैं दूसरा कौन सा टॉटोमर बनाने को कह रही हूँ. मैं ये बोल रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है और ये अभी भी एरोमेटिक है 1 2. ठीक, ये एम्प्टी, इसको हम यहाँ प्लस की तरह लेंगे, इस तरह से पोलराइज करा के, इसको यहाँ पोलराइज करा के प्लस, और ये 2 लोन पेयर्स इन दोनों नाइट्रोजन की. सो एरोमेटिक तो बोलने को ये भी है, ओके, और ये भी है, बट दिस इज हैविंग अ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, सो दिस इज मोर स्टेबल. वील प्रिफर दिस एज अ आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट, कीटोन्स रिएक्ट विथ alcohols in the presence of an acid to form ketones. ये कौन सी रिएक्शन बोल रहा है? ये कीटोन्स रिएक्ट विथ अल्कोहल्स यानी R-OH इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. यस, तो क्या बनाता है? तो OR-OR, ये होता है कीटल्स. ओके, दीज आर कीटल्स. व्हेन X1 is treated with equimolar amount of acetone in the presence of an anhydrous acid, R is obtained. चलिए, तो हमें पहले X1 देख लेना है. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है और इस तरह की रिएक्शन हमें यहाँ करवानी है. किसके साथ? एसीटोन. तो ये देखिए, अगर एसीटोन यहाँ गिवन होता है और अब इसकी रिएक्शन हमें अनहाइड्रस एसिड में करवाने को कही जा रही है, तो दिस अल्कोहल, ये जो जेम डायोल है, जो सिन है, यहाँ से हम एसिटल बनाएंगे. तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर. पूरा बेसिक स्ट्रक्चर तो इसी तरह से रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर एसिटल कनेक्ट करना है. तो ऑक्सीजन ये ऐसा ही, ठीक, O, ये तो हो गया एसीटोन का पार्ट. यहाँ से N, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, NH2, राइट, O, P डबल बॉन्ड O माइनस, Na+ एंड Na+. ये स्ट्रक्चर आपका आंसर होगा. दिस शुड बी योर आंसर एज स्ट्रक्चर R. ठीक, anhydrous acid R is obtained. Draw the structure of R. This should be a structure for R. The last part of the question, 1.9, X1 undergoes stepwise hydrolysis. हम X1 वापस यहाँ ले लें. ये है हमारा X1. ठीक, इसको लेकर क्या पूछ रहा है? Undergoes stepwise hydrolysis in acidic condition. तो conditions of hydrolysis is H3O+. When X1 was mixed with vinegar, pH is 4 in a food preparation, the umami flavor was lost due to first hydrolysis step which produced 2 species N and O. तो एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो एस्टर लिंकेज का होगा. ये कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता. तो एसिडिक मीडियम के अंदर ये जो हाइड्रोलिसिस कहा जा रहा है, दिस इज लाइक दिस. सो वी विल हैव 2 species produced. One is H3PO4, क्योंकि एसिडिक है तो ये भी पूरी तरह से सॉल्ट बन जाएगा, सॉरी पूरी तरह से एसिड बन जाएगा. और ये वाला पार्ट है ना, जिसे अब आप न्यूक्लियोसाइड कह सकते हैं, OH, OH, CH2OH, N, डबल बॉन्ड N, NH, सिंगल बॉन्ड NH2. ये हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियोसाइड बन गया है और H3PO4 अलग हो गया है. यह आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1.9. इसी के साथ हमारा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ ख़त्म होता है.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ड्रॉप द लाइक, शेयर अवर वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बहुत शॉर्ट में मैंने रिवाइज की हैं, आप उन्हें एक बार एडवांस में अपीयर होने से पहले अच्छे से देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आए डायरेक्टली कि कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, पॉइंट ऑफ लिंकेजेस वेरी करके स्ट्रक्चर दे दिए, ये इतने डायरेक्ट स्कोरिंग क्वेश्चन होंगे कि आप अगर नहीं करके गए और बाद में पछताए तो इट इज़ गोइंग टू बी अ मेजर हिट टूवर्ड्स ए सिलेक्शन और रैंक। ठीक, सो यू नीड टू गो थ्रू दी स्मॉल थिंग्स इन द एंड। जितने भी मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं उनको आखिरी के 10 दिनों में अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।